स्वागत है दोस्तों पीपीएससी हंट में। 7वीं क्लास के एनसीईआरटी का चौथा लेसन ज्योग्राफी का हम पढ़ रहे हैं। 3 लेसन को मैंने समाप्त किया है। आज हम चौथा लेसन को स्टार्ट करेंगे। आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, नोट्स बनाए हम कैसे एनसीईआरटी को पढ़ करके। मैं बनवाता भी हूँ और आज मैं बताऊंगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी बुक को तो आप नोट्स कैसे बना सकते हैं किसी भी बुक पे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। क्लास शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे ज्वाइन होते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बायो, कि कैसे इसको पढ़ा जाता है और किस प्रकार से नोट्स बनाया जाता है। कह रहा है हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए निर्भर हैं। यह लेने एवं सूर्य कारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि रक्षा का यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी में जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान के रहने योग्य बनाया है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन क्या है देखेंगे यहाँ पे। यहाँ कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अणुओं का मिश्रण होती है। ऑक्सीजन ऐसी दो गैस है जिनसे वायुमंडल बहुत बड़ा भाग बना है। तो कह रहा है कि वायुमंडल में जितने चाहे आपका CO2 हो, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, आर्गन हो, जितने भी सारे गैस है उसमें से 2 गैस है जो क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% से मिलकर वायुमंडल का भाग बना है। अन्य गैस भी है CO2 और भी हम समझेंगे आगे। तो कह रहा है ऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा के छोटे-छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। 4.1 में देखें, ये फिगर में आपको देखने के लिए बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पूरा बताया गया है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कितना है, नाइट्रोजन कितना है, आर्गन कितना है, ये यहाँ पे बता रहा है। कहते हैं वायुमंडल में मौजूद गैस कौन, हमने ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं। करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित उस पृथ्वी पर रोककर भाव है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो पहला सवाल, CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये क्या, क्यों कहते हैं ग्रीन हाउस गैस? क्योंकि पृथ्वी से ऊष्मा को रोक करके पृथ्वी को गर्म रखती है, इसीलिए यह जो है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अगर इसकी अभाव हो जाए, मतलब CO2 अगर नगण्य हो जाए, कहने हो जाए, तो क्या हो सकता है? इसके अभाव में क्या होगा कि इतनी बढ़ेगी कि पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाएगा। अगर इसकी बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ठंडे क्षेत्र में क्या होगा, जहां बर्फीला एरिया वहां से पिघलेगा,
पिघलने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आ सकती है। समय तक, लंबे समय तक ये रह गया तो क्या होगा, यह जलवायु का कारण भी बन सकता है और पशु पौधे नष्ट भी हो सकते हैं। दिया है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप लोग, मैंने इसको संक्षिप्त में मैंने समझा, फिर भी मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गैस भी कहते हैं। अगला, और इसके और इसके अभाव से इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव। कारखाना एवं धुएं से वायुमंडल में इसका है, तब इस तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं, भूमन कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कहता है कि कैसे बढ़ता है, तो कारखाना से निकलता है, तो आपका जो हम एक, तो इससे क्या होता है, कारखाना है, कोयला वाला एरिया जहाँ पे जलाया जाए, जो भी जलता वगैरह है, तो वहां से क्या होता है, जो क्या है कि उसे CO2 का तापमान में बढ़ोतरी करता है वो, तो उससे क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या, तापमान में, ठीक है, तापमान जब बढ़ता है तो इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। और ग्लोबल, जब ये तापमान में वृद्धि के कारण क्या होगा, जब पृथ्वी पे ठंड, वहां पे क्या होगा, बर्फ पिघलेगा। तो मैंने इसको समझाया था, तापमान इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो ये अपने, अब हम पहले इसको नोट करेंगे। तो लिखेंगे, वायुमंडल किसे कहते हैं, जल किसे कहते हैं। लिखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से, हमारी पृथ्वी वायु की घनी चादर से, वायु की घनी घिरी हुई है, जिसे क्या, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन 78 नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन 30%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.4% है। बाकी क्या लिख, बाकी गैस, अब हम एक एक गैस को क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पहला टॉपिक डाल है, इसे हम दो करेंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अगर एक पार्ट में कंप्लीट हो तो हम इसको एक ही पार्ट में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन टॉपिक दे देते हैं, उसके बारे में हम दो दो शब्द लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे। तो लिखिए, पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखा भी दूंगा। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, नाइट्रोजन क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, उसे बाहर, जीवन के नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, लिखेंगे पहला पॉइंट, इसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। लिखेंगे वायुमंडल की सर्वाधिक वायुमंडल में सर्वाधिक गैस। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पौधों के लिए आवश्यक होती है, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक होती है जीवाणु के रूप में बदलकर, जो जीवाणु के द्वारा इसका स्वरूप बदल दिया जाता है और इसे पौधे क्या करते हैं, पौधे में इसको ग्रहण कर लिया जाता है। नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोजन सीधे रूप में नहीं ले सकते हैं, उसे नाइट्रेट में बदलकर कौन, जीवाणु पाया जाता है उसके जड़ में, जैसे कि राइजोबियम। दलहनी पौधे में गांठ बन जाती है जीवाणुओं का, तो वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन इस पद्धति जो है नाइट्रेट में बदल देता है। आप सिंपल से इसको याद रखें, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ज्योग्राफी पे चल रहे हैं, ज्योग्राफी को देखते हैं। मुद्दा तो लिख लेंगे, 2 पॉइंट लिख लिया आपने। अब लिखेंगे ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन को पढ़ते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में लिखते हैं। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। पहला पॉइंट आपको यही लिख देना, क्या है, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से दूसरी गैस है। मनुष्य से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अगर ऑक्सीजन के बारे में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आप ऑक्सीजन से परिचित हैं। जो भी 7 क्लास के बच्चे हैं या जो तैयारी में लग रहे हैं, इसलिए मैंने उसको लिखवा दिया है। तो ऑक्सीजन के बारे में नहीं भी लिखेंगे, बस तो वो काफी है। क्या है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न करते हैं। कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बन जाती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं, यह संतुलन बिगड़ जाती है। ठीक, अगला हम लिखने जा रहे हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हेडिंग दे दिया आपने, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण गैस है। हरे पादप अपना भोजन के रूप में कार्बन देते हैं और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य द्वारा पशुओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली और छोड़ी जाने वाली की मात्रा पादपों के द्वारा, क्या यहाँ पे है, थोड़ा सा गौर करेंगे। और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। ठीक पढ़ रहा था मैं, थोड़ा एक ही शब्द आ गया तो वहां पे रुक गया मैं, जिससे यह संतुलन बना रहता है। संतुलन कोयला तथा तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। अब देखिए एनसीईआरटी लिख रहा है गड़बड़ा जाता है, तो आप भी मेंशन चाहिए, तो आप क्यों आगे क्या है बता रहा है, वे वायुमंडल में करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अब हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, 4-5 पॉइंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं ना, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस,
ग्लोबल वार्मिंग तो हम पढ़ चुके हैं, उसको तो लिखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। कंटिन्यू लिखेंगे, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। अगर इसकी मात्रा में परिवर्तन होती है, अर्थात कोयला पेट्रोलियम के दहन से प्रवर्तित जलवायु, प्रवर्तित मौसम के लिए जिम्मेदार होती है। अगला पॉइंट में लिखेंगे, CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यदि इसका मान बढ़ जाता है तो यह घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसके कारण ठंडे क्षेत्र में बर्फ पिघलता है, और ठंडे क्षेत्र में जब पिघलेगा तो क्या होगा, ये तो आप समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, है ना। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म तो है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती। इस प्रकार के वायु को क्या कहते हैं, वायु चक्र कहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा इसको, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे वायु चक्र किसे कहते हैं। तो मेरी बातों को यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, गर्म वायु, आप यहाँ से गर्म वायु, और यहाँ से जो ठंडी वायु जो है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, नीचे रहने की है, और गर्म वायु जब भी गर्म होती तो ऊपर उठती है। जब ये गर्म वायु जब ऊपर उठेगी इस प्रकार से, तो यहाँ हवा खाली होगा, और ठंडी वायु जो आ रही है वो इसको स्थान को भर देगी। तो इसे क्या कहते हैं, वायु चक्र कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वायु चक्र किसे कहते हैं। जब वायु गर्म होती है तो ऊपर उठती है, पहली बात उठेगी, जहां से वायु उठ रही तो वहां स्थान खाली हो रहा है। प्रकृति क्या है, वो नीचे की ओर रहती है ना, भारी होती है। वो जहां से गर्म वायु उठती है वहां पे स्थान वो भरने के लिए वो आ जाती है। कहते हैं वायु चक्र कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वायु चक्र अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना। तो देखते हैं, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। देखिए यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट दिया है। आज तक आप आयन मंडल का नाम सुना होगा,
आयन मंडल की जगह हम क्या दिया गया यहाँ पे, बाह्य वायुमंडल। अगर एग्जामिनर पूछ देगा कि बाह्य वायुमंडल किसे कहते हैं या फिर कौन सा है, तो ऑप्शन दे दे क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, तो शायद कंफ्यूज कर जाएंगे आप लोग। बाह्य मंडल बहिर्मंडल को मार देंगे, इसीलिए याद रखेंगे बाह्य वायुमंडल किसे कहा गया है, आयन मंडल को। देखिए आयन मंडल इसका भाग है, याद रखेंगे आयन मंडल इसका भाग। हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो क्या बता रहा है, क्षोभ मंडल। अब हम पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वायुमंडल की संरचना। आप लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे आप वायुमंडल की संरचना और अंडरलाइन कर देंगे, वायुमंडल की संरचना लिख लिए। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पृथ्वी बना देंगे गोला। और पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल यहाँ पे लिखेंगे, है ना, संताप मंडल यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मध्यमंडल लिखेंगे, यहाँ पे मध्यमंडल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, आयन मंडल। आयन मंडल के ब्रैकेट में लिख देंगे बाह्य वायुमंडल। अगला लिखेंगे बहिर्मंडल। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया है, वायुमंडल की संरचना आपने दे दिया हेडिंग। हेडिंग देके लिखेंगे मंडल में वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। मंडल 5 परतों में विभाजित है, वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। देखिए यहाँ से पृथ्वी की सतह से क्या हो रहा है, ये आरंभ हो रहा है ना, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, जो पृथ्वी की सतह से शुरुआत होता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आप समझ में अच्छा से पाए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे क्षोभ मंडल। उसके बाद लिखेंगे समताप मंडल। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मध्यमंडल। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बाह्य वायुमंडल या फिर आयन मंडल। उसके बाद लिखेंगे बहिर्मंडल। तो ये आपका क्या हो गया, वायुमंडल रचना मैंने आपको बनवा दिया है। अब हम एकक को पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल को बस 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट हम लिखते चलेंगे। मैंने आपको कहा था जब हम क्लास की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अब आ रही होगी कि किस प्रकार से नोट्स बनता है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस मिले और हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन हम आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ के बारे में हम पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में क्या यहाँ पे कहानी चल रही है। क्षोभ मंडल के बारे में देखें, यहाँ पे बता रहा है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम का लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो आप लिखेंगे क्षोभ मंडल को हेडिंग में डाल देंगे, क्षोभ मंडल आप हेडिंग और लिखेंगे क्षोभ मंडल को हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, लिखिए, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। महत्वपूर्ण एवं पहली परत है। यह वायुमंडल महत्वपूर्ण एवं पहली परत है जो पृथ्वी से औसत ऊंचाई जो पृथ्वी से औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर पर है। 13 किलोमीटर पर है। मौसम की सभी घटनाएं मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत में होता है। आपका क्या होगा, क्षोभ मंडल कंप्लीट हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है कि निम्नलिखित में से किस मौसमी घटनाएं किस मंडल में होता है।
याद रखेंगे। दूसरा लिखेंगे समताप मंडल। क्या लिखेंगे? देखिए, कह रहा है समताप मंडल में मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्या बता रहा है? ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सप्ताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। 3 बातें लिखना है, 3 से 4 बातें। तो लिखेंगे यह दूसरी परत है, यह दूसरी परत है, यह दूसरी परत है, ठीक है। सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, आदर्श मानी जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे इसी परत में, समताप परत में ही ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत होती है जो हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है। मध्यमंडल। अब मध्यमंडल को मैं ये फिगर भी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। पहले हम इसको खत्म कर देते हैं, तब मैं इसको फिगर समझाता हुआ चलूंगा। मध्यमंडल लिखेंगे, पहले पढ़ लेता हूँ। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। मध्यमंडल में लिखेंगे 2 पॉइंट। यह वायुमंडल की परत है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस परत में उल्कापिंड प्रवेश करने से जल जाती है। ठीक है। तो अब लिखेंगे बाह्य वायुमंडल, जिसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे बाह्य वायुमंडल। लिखिए बाह्य वायुमंडल में, पहले पढ़ लेते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, अभी क्या बता रहे के लिए परत वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो आप लिखेंगे बाह्य वायुमंडल के बारे में लिखेंगे। यह वायुमंडल का चौथी परत है। यह वायुमंडल का चौथी परत है। आयन मंडल इसका भाग है। आयन मंडल इसकी औसत ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक है। इस परत का उपयोग
रेडियो के लिए किया जाता है। रेडियो संचार के लिए किया जाता है। रेडियो संचार के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक क्या है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल हेडिंग में दे देंगे, पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में भी दो दिखा दूंगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है, जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ आंतरिक तैरती रहती है। तो बहिर्मंडल क्या है? तो लिखेंगे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसे बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है। इस परत में हल्की गैस इस परत में हल्की गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम तैरते रहती है तैरते रहती है। तो मैंने आपको क्या बता दिया? वायुमंडल की संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इस फिगर को लेकर के थोड़ा सा, जो आपको फिगर दिखाया हूं। देखिए यहाँ देखिएगा, ये आपका क्या है? यहाँ है आप देखिए, इस प्रकार से हम दिखा देते हैं आपको। ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे एवरेस्ट है। यहाँ से तापमान जो है तापमान जो है कि घटता है। ये इधर का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है, ये घटता हुआ प्रतीत होता है। ये घटा है, फिर कुछ समय स्थिर रहा है, फिर बढ़ गया है तापमान, फिर क्या हुआ? बढ़ता गया है, फिर स्थिर रहा है, फिर घट गया है, फिर स्थिर रहा है, फिर बढ़ गया है। तो क्या यहाँ पे हो सकता है? यहाँ पे क्या हो रहा है? वायुमंडल जो है नीचे से ऊपर जाने पे तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। इस प्रकार से क्रिया होते रहती है। यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया गया है। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट में हम चलते हैं। यहाँ क्या बता रहा है? मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु को देख लेते हैं। तो टॉपिक डालेंगे मौसम एवं जलवायु। ठीक है, मौसम एवं जलवायु। तो मौसम किसे, जलवायु किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इस क्लास के अनुसार देख लेते हैं, छठी क्लास में हम क्या पढ़े थे और क्या पढ़ने वाले हैं, अंतर मालूम कर लेते हैं। चलिए, आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप कितनी ही बार कितनी ही बार हम क्रिकेट प्रेमी मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, क्या है हमारा शरीर, और मस्तिष्क उसका स्पीकर, तो मौसम वह जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति है। और मौसम किसे कहते हैं? मौसम की परिभाषा यहाँ पे लिख लेंगे। मौसम वायुमंडल प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यहाँ पे देखिए मौसम का परिभाषा दिया गया है। क्या है मौसम का? है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन होती है। यहाँ पे मौसम की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। हम गर्म किसी चिड़चिड़ा बना सकती है, आर्द्र का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम में किसी को भी बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देते हैं और मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम आता है। देखिए जलवायु की परिभाषा क्या है कि दीर्घकाल में समय में किसी स्थान का औसत औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। आप समझ गए जलवायु की परिभाषा क्या है? तो अब करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तापमान।
के बाद तापमान क्या है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं के परिमाण को तापन कहते हैं। अब तापमान किसे कहते हैं? तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापन कहते हैं, तापमान कहते हैं। अगला है वायुमंडल का तापमान केवल दिन नहीं बदलता है बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। ठीक है। तापमान को हम सूर्य ताप भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं। इंसोल आतपन बहुत थोड़ा सा आपने सुना होगा। आतपन सूर्य ताप आपने सुना। सूर्य ताप इंग्लिश में इंसोलेशन एक ही शब्द है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि वायु आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे है उसे क्या कहते हैं? आतपन कहलाती है। तो लिख लेंगे आतपन किसे कहते हैं। लिखेंगे वाली ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आतपन कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, तापमान उसी प्रकार के घटता जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, जब सूर्य ताप जो है, सूर्य ताप यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि जब ये जो है आपका पृथ्वी है, पृथ्वी भूमध्य रेखा, अगर सूर्य का जो ताप होता है, सूर्य का ताप जो है भूमध्य रेखा की तरफ जब जाती है तो क्या होता है, इसके तापमान में कमी आती है, सूर्य ताप कम होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए तापमान मापते हैं किससे, है ना? थर्मामीटर से। यहाँ पे बताया गया है ताप मापी से क्या होता है, यानी थर्मामीटर। तो आप लिख लेंगे, 3-4 पॉइंट में आपको लिखा देता हूँ, लिखेंगे। थर्मोमीटर से क्या नापते हैं? तापमान मापते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, थर्मामीटर तापमान मापते हैं। दूसरा लिखेंगे बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब मापते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? वायु दाब मापी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। रेन गेज क्या होता है? वर्षा माप। रेन गेज वर्षा मापी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेन गेज बोलते हैं। अगला क्या है? बात दिगर्श, पवन की दिशा को दर्शाता है। विंड वेव, क्या विंड वेव जो है वो पवन की दिशा को दर्शाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वात दिग्दर्शी। आपको 4 या तापमान किसे नापते हैं, वायुदाब किसे नापते, इसे हम क्या मापते हैं, है ना? वात दिग्दर्शी से क्या नापते हैं, आपको पता चल गया, है ना? आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप बनाने का तरीका आपको पता चल गया, किस प्रकार से नोट्स बनाना है। जितना बड़ा लाइन उतना छोटा नोट्स। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, मतलब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में हम जब मिलते हैं, इसके आगे का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कल से। तो कल से भी इसी प्रक्रिया के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे,
और नोट्स बनाते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, बाय।